नमस्कार, जोहार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो वीडियो है आपका जैक के द्वारा 2025 में जो एग्जाम होने वाला क्लास 10 का, उसमें हिंदी का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस तरह से किस पैटर्न पर एग्जाम आपका होगा। जिस तरह से पिछली बार हुआ था उसी तरह से उसी पैटर्न पर होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहने वाला है। और इसके क्वेश्चन को अपनी कॉपी पेपर में एक बना लीजिएगा। ये सेट नंबर 1 रहने वाला है हिंदी का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपको आपके एग्जाम में गाइड करने के लिए। एक लाइन कहना चाहूँगा कि जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, और अपने आप से अगर वादा करो। पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगी में, और यकीन खुद पर औरों से ज़्यादा करो। बिल्कुल बच्चों, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा, तभी हम आगे जो है सफलता जो भी हासिल करना चाहते हैं वो हमको निश्चित मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका अपठित बोध से, यानी अनसीन पैसेज इंग्लिश में कहते हैं, इससे रहेगा। तो आप ये काम करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फट से इसको पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, आशा से भरकर जीवन को देखा तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ है वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो। वहां से देखो जहां से स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। ध्यान दीजिए, किसका? उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को। ठीक है, आगे कह रहा है, घने कांटों के बीच खिले छोटे छोटे जो फूल हैं, उन फूलों के प्रेम के साथ देखने से कांटे ही नहीं दिखाई देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं पे भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास और सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना से इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो देखो, पैसेज को करने का तरीका ये है मेरे बच्चे, कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, फिर पैसेज पढ़िए, तब आपको इसमें काफ़ी मदद मिल जाने वाली है। जैसे देखिए, इसमें कह रहा है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली लाइन, आशा से भरकर जीवन को देखो, निराशा निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाले जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास, मंजिल को देखो। तुम्हें ध्यान रखना होगा, तो ध्यान देना, क्या करना है? धैर्य और विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? बदलने की कुंजी क्या है? धैर्य, विश्वास और आशा। इन तीनों की मदद से आपको जो नकारात्मक और निराशाजनक जीवन है उसे स्पष्ट गतिशील मार्ग में बदलने की ये कुंजी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया? तो धैर्य और महत्ता की बारे में, कि ये जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीजें हैं। तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी वाला हो जाएगा बच्चे। चीज़ों, परिस्थितियों और अपने चारों ओर, आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? यहाँ पे देखो, मैंने मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे देखिए, वहां से मत देखो जहां से चीजें, स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल हो। कैसे देखना है? हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को हमको देखना चाहिए या खोजना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से आपको देखना चाहिए चीजों और परिस्थितियों को। अगला क्वेश्चन है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक दिखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक अंडरलाइन किया था कि देखिए, छोटे से फूलों को प्रेम के साथ देखने से कांटे ही नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए, घने कांटों के बीच में खिले जो छोटे छोटे फूल होते हैं, उनसे सिर्फ जो है कांटे ही नहीं दिखाई देते, उनमें फूल भी खिले होते हैं। तो ये इसकी यहाँ पे मीनिंग इसका दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि कांटों के बीच फूलों का जो पालना है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसकी उपमा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक का चुनाव करिए। तो शीर्षक कैसे चुना जाता है? जिसके बारे में ये थीम लिखी गई, मेन थीम जो होती है। तो ध्यान देना, ये थीम जो लिखी गई है वो किसके बारे में? तो सकारात्मकता का मार्ग यहाँ पर लिखना चाहिए था, सकारात्मकता का मार्ग, राइट।
तो ये आपका सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। आशा और विश्वास का महत्व का संदर्भ ठीक है, लेकिन उतना बेटर नहीं है जितना सकारात्मक, क्योंकि ये सकारात्मकता में आपके इंक्लूड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर एक अनसीन पैसेज रहेगा लेकिन वो पद्य रहेगा, राइट। वैराग्य छोड़ो बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी जैसा, विजयी के सदृश जियो रे। तो अब देखिए कवि जो है भारतीय युवकों को किस प्रकार के जीवन या ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कैसा हो, तो यहीं पर दिख रहा है योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। राइट। तो योगियों जैसा नहीं, कैसा होना चाहिए, पराक्रमी वीरों की तरह होना चाहिए। राइट। तो छठे का जो है आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब अगले आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया, सोम का मतलब क्या है। तो सोम यहाँ पे ध्यान देना, सोम होता है, सोम पीने वाला रस होता है, लेकिन यहाँ पे चट्टान भी नहीं होगा, सोम का वैराग्य भी नहीं होता, योगी भी नहीं होता है। तो सोम का सेंस यहाँ पर धार से है। कौन सा है, धार से। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा ऊपर नीचे है, बी ऊपर होना चाहिए था, टाइपिंग गड़बड़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, 8 नंबर, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे, इसका क्या संदेश क्या है, राइट। इसका क्या मीनिंग है आपको ये बताना है। तो इसका जो मीनिंग है वो है कि समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला जो संदेश है, ये आपका मैसेज दे रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है ये। अगला क्वेश्चन है, इस पद्यांश में, इस पद्य में जो कविता की लाइनें दी गई हैं, इसमें कैसे जीवन को सराहा गया। तो इसमें जो वैराग्य विजयी जीवन है, उस विजयी जीवन को सराहा गया है, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इस कविता का मूल स्वर है। मूल स्वर का मतलब किसके बारे में ये कविता ज्यादा बात कर रही है, राइट। तो ये एक आह्वान कर रही है किसके लिए, युवाओं को, कि किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आह्वान, राइट। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन, इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सोनम गाना गाती है, इसमें कर्म है। अमन किताब पढ़ता है, कर्म है। मोहन सो रहा है, इसमें कर्म नहीं है, राइट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मोहन सो रहा है, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कौन सा वाक्य सकर्मक, ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ क्या हो, कर्म हो। तो रीता खाना खाती है, यहाँ पे ध्यान देना, रीता खाना खाती है, तो कर्म आपका यहाँ पे इसमें इंक्लूड है, इन सब में कर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला, जलद नीरद तोयद अम्बुद, ये सब किसका समानार्थी शब्द है, ये आपको बताना है। तो जलद है ये आपका बादल, राइट। अगला क्वेश्चन है, देखिए 14, दो पदों या शब्दों के मेल से बना जो तीसरा शब्द होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग समास कहते हैं, राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समास। आगे बढ़ते हैं, देखिए यथासंभव में कौन सा कौन सा समास है। यथासंभव मतलब होता है कि जितना संभव हो सके, राइट। तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। इसमें किसकी प्रधानता है, अव्यय की प्रधानता है, इसलिए अव्ययी भाव, जितना संभव हो सके, यथासंभव। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल, इसमें जो है आपको पूछता है कि कौन, ये जो समास विग्रह है, किस समास का विग्रह है, ये आपको पूछ रहा है। तो ध्यान देना, नीला है जो कमल, राइट, अर्थात नील कमल, तो इसमें कौन सा समास आपका बन जाएगा, इसमें आपका कर्मधारय बन जाएगा, राइट। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अगला कौन सा है, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि एकदम फिटेड हैं, वो आने ही आने हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो ये रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो ध्यान दीजिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये इस तरह से होते हैं। तो जब दो अलग अलग सेंटेंस एक साथ में जुड़ते हैं तो वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। मिश्र वाक्य जब दो अलग अलग सेंटेंस रहते हैं और और या अथवा इन सब से नहीं जुड़े होते हैं, डायरेक्ट लिखे गए होते हैं,
तो वो आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। सिंपल वाक्य एक सिंपल सेंटेंस में लिखा जाएगा, तो ये कैसा है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और 18 नंबर, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है कौन सा वाच्य होता है, तो कर्मवाच्य होता है। कर्म को प्रधानता है तो कर्मवाच्य, भाव को प्रधानता है तो भाववाच्य, राइट। अगला क्वेश्चन है, बालक चांद डैश देख रहा है, तो चांद की ओर देख रहा है। बालक किसकी तरफ देख रहा है, तो बालक जो है चांद की ओर देख रहा है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, चांद की ओर। क्वेश्चन 20 है, देखो बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है, या समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, इसमें से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, तो आंसर है क्या, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द अथवा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक से अब फिर वही क्वेश्चन आएगा। देखिए, एक पद्यांश दिया हुआ है जो कि आपकी किताब से है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात, पुरैन पात का मतलब होता है जो कमल का पत्ता होता है, रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, ज्यों जला माह तेल गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ध्यान देना, सूरदास की कविता में सूर या उनका पूरा नाम सूरदास, इसका जिक्र जरूर होता है। तो ये इसकी पहचान है कि अगर सूरदास का है तो उसमें सूर कहीं लिखा होगा या सूरदास कहीं आएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि रचना किसकी है। तो इस पद के रचयिता कौन है, तो जाहिर सी बात है सूरदास है, इसमें ही लिखा हुआ है। अगला कह रहा है कि गोपियां जो है किसकी अनन्य भक्त थी, तो अब बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी, तो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। अगला क्वेश्चन है, पुरैन पात, अभी मैंने बताया कि पुरैन पात का मतलब क्या होता है, कमल का जो पत्ता होता है उसकी भांति, कि कमल का पत्ता जैसे पानी में रहता है उसके बाद भी नहीं भीगता है, वैसे ही वहां पे तुलना की गई है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की हुई है, तो ध्यान देना यहाँ पे कमल का पत्ता और तेल के मटके से यहाँ पे की हुई है, क्योंकि कमल का पत्ता जिस तरह से पानी में रह करके नहीं भीगता है और तेल का मटका जो है वो उसमें तेल भरा रहता है, उसके बाद भी मटके में तेल नहीं लगता, इसी तरह से उनकी तुलना की गई है कि भैया आप जो है कृष्ण के पास रहते हुए भी उनका असर आपके ऊपर नहीं पड़ा है, आप वैरागी हैं, है ना, प्रेम को नहीं जानते, इसलिए उनकी तुलना करी गई। अगला क्वेश्चन फिर ये आपकी बुक से है, देखिए बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है उससे आपको है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा, बोधा का मतलब होता है सुस्त ही, सुस्त और बोधा सा, मंद बुद्धि, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे थे, बेटे के मन में बाल गोविंद क्या कर रहे थे, ध्यान देना, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम, उसको संगीत साधना कर रहे थे कब, जिस दिन उनका बेटा मरा। तो क्या आंसर, तो भाई संगीत साधना यानी कि गाना गा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भगत जी का बेटा कैसा था, तो भैया बोधक था। बोधा का मतलब क्या होता है, सुस्त और बोधा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुस्त और बोधा सा था, राइट। तो 26 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सुस्त और बोधा सा। तो भगत जी की पतोहू कैसी थी, अब बताइए, भगत जी की जो पतोहू थी वो अभी ऊपर में दिखा गया कि भैया पूरा प्रबंध, घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी, तो घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी, राइट। अगला है बोधा का अर्थ क्या होता है, मंद बुद्धि, अभी ऊपर में मैंने आपको बताया, तो बोधा का मतलब होता है मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, सांप से डर करके जो भोलानाथ है वो उसने कहाँ सुने, तो अपने माँ के आंचल में, तो इसलिए माता का जो आंचल है वो चैप्टर का नाम भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माता का आंचल। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है, तो सही आंसर क्या है कि जो सरकारी तंत्र है उस तंत्र पर जो है जॉर्ज पंचम की नाक में इस तरह से उसको जो व्यंग किया गया है वो किस पर किया गया है, आपका सरकारी तंत्र पर किया गया है। तो इस तरह से बच्चों आपने हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा जो कि 30 नंबर का आएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।